हेलो स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हम लोगों ने राउल्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, दैट इज पी प्रोपोर्शनल एक्स। एक्स हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया, पी हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है। ठीक है, अगर दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट 1 एक कंपोनेंट 2, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा P1 प्रोपोर्शनल x1 और P2 प्रोपोर्शनल x2। जहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल के वैल्यू को चेंज करते हैं इक्वल में, तो यहाँ पे P01 आ जाता है। इसको कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, इसी तरह P1 अगर है तो कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर है, और 2 लिखा हुआ है तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। अब डाल्टन के अकॉर्डिंग था कि द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द पी टोटल, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम जब डिज़ाइन करते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है पी टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 माइनस P1 x2। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट का है, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अब इसी चीज़ को आज हम ग्राफ के रूप में समझेंगे। कंक्लूजन मैंने कल बता दिया था। कंक्लूजन में मैंने बताया था कि जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। ठीक है, कि किसी एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। दूसरा हमारा आ गया था कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, तीसरा आ गया था डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। कि वेपर प्रेशर जो होता है वो तो या तो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है मोल फ्रैक्शन के इंक्रीज करने पर। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ के रूप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस में हमारा मोल फ्रैक्शन ले लिया गया है, वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर। सबसे पहले हमको पता है कि दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट 1 है और एक कंपोनेंट 2 है। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन जो बाइनरी सोल्यूशन है हमारा, उसमें दो कंपोनेंट है। तो जो यहाँ पे दोनों लिक्विड फॉर्म में है, तो सपोज दैट यहाँ पे अगर हमारा x2 मान लेते हैं कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है 0 है और x1 का मोल फ्रैक्शन 1 है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है सिर्फ जो सोल्यूशन है उसमें सिर्फ कंपोनेंट 1 की वैल्यू जो है पता चल रही है, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है 0 है। ठीक है, 1 का मतलब कि सॉल्युबिलिटी इसकी 1 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे x2 0 है, जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन 0 से 1 तक जा रहे हैं, इस तरफ देखिए x1 हमारा 0 हो गया और x2 हमारा 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे कंपोनेंट 2 जो है काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पहले ग्राफ को देखते हैं, जब हमारा मोल फ्रैक्शन सिर्फ कंपोनेंट 1 डिज़ोल्व हो रहा है और वो वेपराइज हो रहा है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो P01 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन दिया है, यानी सॉल्युबिलिटी कंपोनेंट 2 की है, तो ये वेपराइज हो रहा है, तो इसका मोल फ्रैक्शन इस कंपोनेंट 2 का जो वेपर प्रेशर है वो P02 है। अब इनके बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो 0 से लेके 1 तक जा रहा है। ठीक है, ये इधर से मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जब इंक्रीज कर रहा है तो हमारा ये जो P2 है पार्शियल प्रेशर, ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके इंक्रीज कर जा रहा है। दूसरा, इस साइड से अगर हम देखें x1 हमारा 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो ये पहली लाइन है P1 के लिए। अब ये हमारा जो फर्स्ट लाइन बनी है वो P1 पार्शियल प्रेशर है, जो सेकेंड है वो हमारा P2 है। अब इन दोनों का जो P टोटल होगा वो हमारा P0 से लेके P02 तक होगा, यानी कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसमें दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, या तो हो सकता है P1 नॉट इंक्रीज करे, या दूसरी कंडीशन हो जाती है P2 नॉट इंक्रीज कर सकता है। अगर मान लो हमारा P1 बड़ा है P2 से, तब हमारा P टोटल आ जाएगा P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट x1। ठीक है, कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। दूसरा कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं P2 नॉट बड़ा है, मतलब P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट, देन P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। ठीक है,
अब इन दोनों कंडीशन में देखते हैं, अगर हमारा जो वेपर प्रेशर कंपोनेंट 1 का अगर बड़ा है, सपोज दैट कि जो वेपराइज कंपोनेंट 1 के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेपराइज हुए, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी 1 की ज़्यादा हो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 दिया हुआ है। और अगर मान लो सपोज दैट कंपोनेंट 2 के वेपराइज ज़्यादा हुए मॉलिक्यूल्स, तो उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपोनेंट 2 जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। ये दोनों हमारे कंडीशन है। अब यहाँ देख लीजिए जो प्लॉट बन रहा है हमारा, द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन एज कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। द डैशेस लाइन जो 1 and 2 है रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। जैसे हमने बताया है कि ये जो डैशेस लाइन हमारा दिखा रहे हैं, ये P1 पार्शियल प्रेशर है और ये P2 पार्शियल प्रेशर है। It can be seen from the plot that P1 and P2 are directly proportional to the X1 and X2, ठीक है। ये हमको पहले से भी पता था, हेनरी ने भी बताया था कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। एंड द टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन बाय लाइन द मार्क थर्ड इन दिस फिगर, यानी कि ये हमारा फर्स्ट लाइन जो है ये P1 है, पार्शियल प्रेशर है, ये कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर है। और जब P1 नॉट और P2 नॉट को जब हम एक लाइन से मिलाएंगे तो ये तीसरी लाइन जो आती है वो हमारी पीक टोटल बन जाती है। तो इस तरह से हम ये इस ग्राफ को समझ सकते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अभी तक हम लोगों ने जो सोल्यूशन बनाया था उसमें लिक्विड थे। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन बन रहा है वो है सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है। बहुत से लिक्विड में सॉलिड जो है डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे लाइक सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड लाइक NaCl, ग्लूकोज, यूरिया एक्सेट्रा इन वाटर। ये सब क्या होते हैं, यूरिया है, ग्लूकोज है, शुगर है, नमक है, ये सब वाटर में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं। एंड आयोडीन एंड सल्फर डिजॉल्व इन कार्बन सल्फाइड, डाइसल्फाइड, ठीक है। और जो आयोडीन और सल्फर होते हैं वो CH2 में डिजॉल्व हो जाते हैं। Some physical property of these solution are quite different from those of the pure solvent, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, जैसे मान लीजिए हम वाटर ले लेते हैं तो वो हमारा प्योर सॉल्वेंट है। अब वाटर में कुछ डिजॉल्व कर लिया है, या नमक डिजॉल्व कर लिया, शुगर डिजॉल्व कर लिया, या ग्लूकोज डिजॉल्व कर लिया, तो वो हमारा जो है प्योर सॉल्वेंट फिर नहीं कहलाएगा। तो उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने 2 बीकर लिया, ठीक है, इसमें हमारा प्योर सॉल्वेंट है और दूसरे वाले में हमारा 1 मोल सॉल्वेंट है और दूसरा 1 मोल सॉल्यूट है। और ये सॉल्यूट हमारा क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि ऐसे सॉल्यूट जो वेपराइज ना हो। प्योर सॉल्वेंट को जब हम हीट करते हैं, जैसे ही हीट करेंगे तो क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है। काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद वो क्या करते हैं, वेपराइज होने लगते हैं, ठीक है, वेपराइज होने लगते हैं। और इस केस में जिसमें हमारा सॉल्यूट मिला है और सॉल्यूट ऐसा जो नॉन वॉलेटाइल हो, तो क्या होता है, यहाँ पे जब हम इसको हीट करेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों, सॉल्यूट तो हमारा नॉन वॉलेटाइल है, लेकिन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वेपराइज होंगे, काइनेटिक एनर्जी इनको जैसे ही मिलेगी थोड़ी बहुत, ये वेपराइज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 2 लाइन हमने दिखाया, एक सर्कल ब्लैंक है, एक ब्लैक है। तो ये जो है हमारे, एक हमारा सॉल्वेंट का है और एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट ये दिखाई दे रहा है और एक हमारे सॉलिड के। तो इस तरह की लेयर बन जाती है। और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे कम होता है, ठीक है। तो इट मीन्स if the non-volatile solute is added to the solvent to give a solution, the vapor pressure of solution is solely from the solvent alone. This vapor pressure of solution at a given temperature is found to be lower than the vapor pressure of pure solvent at the same temperature, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा जो सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है उसमें वेपर प्रेशर कम बनेगा। In the solution, the surface has both solute and solid molecule, thereby the fraction of surface covered by the solvent molecule get reduced. Consequently, the number of solvent molecules escaping from the surface is correspondingly reduced. Thus, the vapor pressure is also reduced.